हाउस कोर्ट से मार्च करने की बात कही कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे 50 ईवीएम मशीनें हमें दो, हम बताएंगे कि कैसे मैनिपुलेशन होती है इसमें। वही इलेक्शन कमीशन डर गया, हमें 50 मशीनें देने को तैयार नहीं। हम लोगों को पुलिस के माध्यम से डिटेन कराया गया, सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों डर गए। और उसके बाद में जब 6 जनवरी 2024 को दिल्ली में जंतर मंतर पर हमने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के सरकार को और इलेक्शन कमीशन को नंगा कर दिया और कहा कि इस तरह से गड़बड़ी होती है, प्रदर्शन करके दिखाया, उसके बाद ईवीएम लेके जगह जगह घूम रहा है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। नागपुर में ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा जन आंदोलन हो रहा है और इस जन आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी इस तरीके से दहाड़े कि रातों की नींद उड़ गई बीजेपी और आरएसएस की। तो नागपुर के अंदर इस सम्मेलन को देखकर ईवीएम के खिलाफ आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से वामन मेश्राम जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने पूरे इंडिया में एक मोर्चा खोल दिया है और ये अब जन आंदोलन बन चुका है, जनता का आंदोलन बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप ने ऐसा क्या कहा कि आरएसएस और बीजेपी की नींद उड़ गई। तो चलते हैं और सुनते हैं सीधे नागपुर से एडवोकेट भानु प्रताप की वह दहाड़ जिससे पूरे इंडिया में मचा कोहराम। और अब ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा 2024 का चुनाव। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें और लाइक करें, कमेंट करें और भानु प्रताप की इस आवाज को पूरे इंडिया में पहुंचाने का कष्ट करें ताकि देश की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को जारी रखने के लिए, इनके हक अधिकार को जिंदा रखने के लिए इस आवाज को बुलंद करना बेहद जरूरी है। तो चलते हैं और सुनते हैं भानु प्रताप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की ये आवाज। बहुत मुश्किल के बाद हम लोगों को जीने का अधिकार मिला, इस देश के लोगों को जीने का अधिकार मिला। इस देश के संविधान ने इस देश के तमाम नागरिकों को जीने का अधिकार दिया। बिना अधिकार के जीने का कोई अर्थ नहीं है साथियों। वो अधिकार इस देश के संविधान ने आपको दिया। वर्तमान मोदी सरकार इस देश के नागरिकों से वो अधिकार छीनना चाहती है। और अगर आप छीनना चाहते हैं तो क्या हम लोग मुर्दे हैं कि यूं ही छीनने देंगे आपको? होगी आपके पास ताकत, आपके पास तोप तमंचे होंगे, फौज होगी, पुलिस होगी, लेकिन हम भी तो हैं भाई, ऐसे ही थोड़ी कुछ छिन जाने देंगे। पर साथियों इसके लिए लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े आपको कुछ मिलना नहीं। और लड़ाई इस बार बहुत आर पार की लड़ाई होनी है, कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये केवल एक मशीन को हटाने भर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार और मानव अधिकारों को बचाने की लड़ाई है साथियों। और किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि इस देश के नागरिकों से वो अधिकार छीनने की कोशिश भी करे, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है और लगातार ये अधिकार छीने जा रहे हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब तो बहुत लंबे समय से ईवीएम की बात कर रहे हैं, पर हम लोग 30 मई 2019 जब मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, तब से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर
2019 में 5 बार आंदोलन किया। ईवीएम और वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी होती है ये इसी बार नहीं, तब भी हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया और किस किस तरह से बेईमानी हो रही है सारी चीजें एक एक करके लोगों के सामने रखी, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश में हर गांव में गली मोहल्लों में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है और केवल उठ नहीं रही, बहुत मजबूती के साथ में आवाज उठ रही। और यह आवाज साथियों इतनी मजबूती के साथ हमें उठानी है कि न केवल सरकार बल्कि इलेक्शन कमीशन जो इस देश के प्रधानमंत्री की गुलामी में लगा हुआ है उसको भी यह समझ में आ जाए कि जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो बख्शेगी किसी को नहीं, चाहे कोई भी हो। जो हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा बख्शेंगे किसी को नहीं। इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है इस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की, वो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी न निभा के, अपना संवैधानिक दायित्व न निभा के सरकार की गुलामी में लगा हुआ है। माना मैंने कि इलेक्शन कमीशन को आज की तारीख में मोदी जी ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है कि जिसको चाहेंगे वो बनाएंगे, लेकिन पहले भी तो सरकार ही बनाती थी इलेक्शन कमीशन को। बावजूद उसके इस देश ने टीएन शेषन जी जैसा इलेक्शन कमिश्नर देखा है, उनको भी तो सरकार ने नियुक्त किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को मानसिक गुलाम न बना के देश के संविधान और देश की जनता के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और किसी भी सरकार की बात न मानकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराया। यह सारी व्यवस्था देश के संविधान में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो संविधान में ना हो। अभी आदरणीय फिरदौस मिर्जा साहब ने उस अमेंडमेंट के विषय में बताया आपको जो बाबा साहब ने इलेक्शन कमीशन के विषय में लेकर आए, और बहुत ही सावधानी से इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र रखा जाए उसकी सारी व्यवस्था देश के संविधान में अनुच्छेद 324 में की गई है। और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष रहे इसके लिए हर वो कदम उठाया गया, हर वो व्यवस्था की गई जिससे इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सरकार के दबाव से मुक्त रहे और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा सके। इसीलिए इलेक्शन कमीशन जिस दिन से नियुक्त होता है और जिस दिन तक का उसका कार्यकाल रहता है, टेन्योर रहता है, उसकी सारी सुविधाओं में, उसके वेतन में, उसके अधिकारों में, उसकी शक्तियों में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता। यह संविधान में व्यवस्था है। और यही नहीं, उसको हटाने की व्यवस्था भी इतनी मजबूत की गई है कि उसको हटाने के लिए महाभियोग यानी इंपीचमेंट की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए है। यह व्यवस्था की गई है। बेशक सरकार बनाती है, लेकिन सरकार के हाथ में पावर नहीं दी गई कि वो इलेक्शन कमीशन को हटा सके। यह उसको इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई। और इतना ही नहीं, एक और व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये भी सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद में कहीं किसी कमीशन के चेयरमैन, मेंबर, कहीं पे गवर्नर और कहीं पे आपने देखा होगा कि राज्यसभा में जाएं, ये व्यवस्था भी इलेक्शन कमीशन के लिए पूरी तरह से बंद की गई है। रिटायर होने के बाद इलेक्शन कमीशन को किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ इसलिए है ताकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम करे, देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी संविधान की जिम्मेदारियों को निभाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ और ही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कह रहे हैं ईवीएम ठीक है। कौन हो भाई तुम? तुम्हारी औकात क्या है?
तुम इस देश के सिंपल एक पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक माने जनता, सर्वेंट माने नौकर। तुम जनता के नौकर हो और जनता मालिक है। वो जैसे कह रही है तुम्हें वो करना है, और जनता कह रही है ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ईवीएम से चुनाव बंद करा देना चाहिए तुरंत। लेकिन वो कहता है कि विश्वास करो। हम यहां नागपुर में हैं, नागपुर में दीक्षा भूमि, यहां हैं हम। और इस दीक्षा भूमि में जब 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वही बौद्ध धर्म के प्रणेता तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि आपके माता पिता कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि कोई संत महात्मा कह रहे हैं, या किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रहा हूं। इससे बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता सच्चाई को स्थापित करने का और सच को जानने का। उन्होंने अपने लिए भी कहा कि किसी को इसलिए मान लेना, किसी बात को, कि मैं कह रहा हूं। किसी भी बात को तभी मानना जब आप अपने अनुभव से, ज्ञान से इस निष्कर्ष पर पहुंचो कि यह बात सही है और इससे बहुत से लोगों का कल्याण होगा। और जनता का नौकर कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं इस बात को मान लो। और वो जनता का नौकर जब 5 जनवरी को हम लोगों ने दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट से मार्च करने की बात कही कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे 50 ईवीएम मशीनें हमें दो, हम बताएंगे कि कैसे मैनिपुलेशन होती है इसमें, वही इलेक्शन कमीशन डर गया। हमें 50 मशीनें देने को तैयार नहीं। हम लोगों को पुलिस के माध्यम से डिटेन कराया गया। सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों डर गए। और उसके बाद में जब 6 जनवरी 2024 को दिल्ली में जंतर मंतर पर हमने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के सरकार को और इलेक्शन कमीशन को नंगा कर दिया और कहा कि इस तरह से गड़बड़ी होती है, प्रदर्शन करके दिखाया। उसके बाद ईवीएम लेके जगह जगह घूम रहा है। 40,000 गाड़ियां उतारी हैं इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन का तो नाम है, वैसे तो मोदी जी ने उतारी है, कि उस पर लिखा हुआ है ना गाड़ी पे, मोदी की गारंटी, यही लिखा हुआ है। सो आप जो दुनिया को बताते फिर रहे हो, लोगों को बताते फिर रहे हो, उनसे साइन कराते फिर रहे हो, हमें दिखाओ ना। ये क्या बताएंगे लोग? इन्हें क्या पता है? क्योंकि इन्हें यूं नहीं पता। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से, हाई कोर्ट के तमाम जजेस से, इस देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनकी जितने भी जजेस हैं, उन सबसे, तमाम आईएएस ऑफिसरों से, तमाम आईपीएस ऑफिसरों से, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, सबसे मैं पूछता हूं। इस देश के तमाम प्रोफेसर से पूछ रहा हूं, तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे पूछ रहा हूं, सारे एडवोकेट से पूछ रहा हूं, डॉक्टर से पूछ रहा हूं, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनसे, और जितने भी पीएचडी करे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भाई ईवीएम की तकनीक क्या है जानते हो क्या? इसे ईवीएम कैसे काम करती है जानते हो क्या? इसे आप बताइए, सारे के सारे लोग जानते हैं क्या? मुझे लगता है ये चुप बैठे ये जानते हैं शायद। तो बताइए, सारे लोग जानते हो क्या? कोई नहीं जानता। 100 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, उनमें से 99% लोग नहीं जानते कि इसकी तकनीक क्या है, ये कैसे काम करती है। और फिर भी पिछले 20 साल से लगातार अंधों की तरह हम लोग सारे के सारे वोट दिए जा रहे हैं। कभी मन में सवाल नहीं आता, भाई पारदर्शिता जो चुनाव का सबसे पहला एक धर्म है, एक फर्ज है, वो कहां है? कहां है पारदर्शिता? 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं, एक में बटन दबाया जाता है, दूसरे में 7 सेकंड के लिए फोटो दिखाई जाती है। जिसकी फोटो दिखाई जाती है वो कागज दिया नहीं जाता, उसकी गिनती नहीं होती, और जिसमें पता नहीं है कंट्रोल यूनिट कि हमारी वोट गई भी है, नहीं भी गई, कहां गई है, किसको गई है, उसकी गिनती की जाती है। इससे ज्यादा बड़ा अधर्म, इससे बड़ा देशद्रोह कोई होगा क्या? लेकिन बावजूद सरकार इसको लगातार बरकरार रखने चाहती है। लेकिन मोदी जी, आप इस बार बहुत ध्यान से सुन लें, इस बार
हम 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। आप में जितनी ताकत लगा लो, इलेक्शन कमीशन में जितना दम है लगा ले, ये देश की जनता इस बार बताएगी कि चुनाव वैसा होगा जैसे हम चाहते हैं, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। साथियों, इसलिए साथियों आप सबको कमर कसनी होगी। ध्यान रखना, हमें वोट डालने जरूर जाना है। वोट चाहे जैसे भी हो, हमारी पूरी कोशिश है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। लेकिन अगर परिस्थितियां किसी तरह की हुई फिर भी वोट डालने जाना है, यह नहीं सोचना कि जीतेगा यही तो यार वोट डाल के क्या करेंगे। नहीं, वोट डालने जरूर जाना है। सारी व्यवस्था है आगे तक की, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ रखा है। साथियों, इस बार मोदी को घुटनों पर लेकर आएंगे और मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाएंगे। साथियों, जो उन्होंने अब तक किया है वो आगे होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं होने देंगे साथियों? अगर देश में अदालतों को, हालांकि इस बार 19सी जगह है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में इतना बढ़िया फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो एडीआर की ईवीएम को लेकर जो पिटीशन पड़ी हुई है, जिस पर आर्गुमेंट हो चुके हैं, जजमेंट आया नहीं है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि उस पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह बढ़िया जजमेंट आएगा और ईवीएम बैन होगी। लेकिन कह कुछ नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जिसको सुमोटो एक्शन लेना चाहिए वो भी सुमोटो एक्शन नहीं ले रही। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों कि हमारे भाई राजन पाल गौतम जी ने अभी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है जो ईवीएम बनाती है, वीवीपैट बनाती है, जिसका जिक्र किया है, जिसमें 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। और क्या करते हैं वो? उस कंपनी को पूरी तरह से उन्होंने होल्ड कर रखा, उनके कब्जे में है। मतलब बहुत अजीब सी बात है कि जो कंपनियां ईवीएम और वीवीपैट बना रही हैं, ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, और दूसरे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, ये दोनों की दोनों कंपनियां भारत सरकार की कंपनियां हैं। भारत सरकार जो बेईमानी कर लगातार जीत रही है, जो 3 राज्यों में अभी कांग्रेस के हाथ से बनी हुई सरकार जिन्होंने छीन ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, वही जो बीजेपी है उसी को सारी जिम्मा दिया हुआ है ईवीएम और वीवीपैट मशीन बनाने का। सो भारत सरकार की कंपनियां हैं, और उन भारत सरकार की कंपनियों में भी बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर हैं। 4 डायरेक्टर जो हैं, एक तो है मिस्टर पार्थ सारथी जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है, उसके वो राष्ट्रीय सचिव हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा एक मिस्टर कजारी वाला है, कचारिया करके हैं, कचारिया वहां के हैं, श्याम जी भाई कचारिया, वहां से है गुजरात से, और गुजरात के राजकोट जिले के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। साथ में एक शंभुनाथ यादव है जो बनारस से है, उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के। और एक मैडम है, वो वहां से है, बिहार से, जो वाइस प्रेसिडेंट रही है बीजेपी की। ये 4 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और ये वो काम कर रहे हैं जो वीवीपैट और ईवीएम को बनाने का, और उसमें सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड जो मेन सॉफ्टवेयर है जिसको लिंक किया जाता है उसके साथ में, जो सिम है उसके साथ में जो किया जाता है, ये लोग जब ईवीएम ही ये बना रहे हैं, वीवीपैट ही ये बना रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन वैसे काम कर रहा है जैसे सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सो इलेक्शन कराने वाले वो, मशीन बनाने वाले वो, तो जीत के कौन आएगा? वही आएंगे ना। तो क्या सिर्फ इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी? जो ये BEL है, ये सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। ये राजनाथ सिंह जिसके मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। सो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, एक EAS शर्मा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे, रिटायर हैं,
उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बावजूद उसके कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में केवल और केवल जन आंदोलन ही इस देश को बचा सकता है। साथियों, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई अब होने वाली है और पूरी ताकत से आपको लड़नी है। आप केवल नागपुर से नहीं हैं, पूरे विदर्भ के इलाके से आप आए हैं। यह विदर्भ की आवाज न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में जबरदस्त तरीके से गूंजनी चाहिए। और इस बार चाहे जो भी हो जाए, ईवीएम से चुनाव हम होने नहीं देंगे। साथियों, इस देश में इस ईवीएम के माध्यम से हमारे तमाम अधिकारों को छीन लिया गया। हमारे बच्चों से हमारी शिक्षा छीन ली गई, हमारे बच्चों का भविष्य छीन लिया गया, रोजगार छीन लिया गया उनसे। इस ईवीएम के माध्यम से इस देश के लोगों से स्वास्थ्य सुविधाएं छीन ली गई। प्रधानमंत्री सारी बातें करते हैं, लेकिन न तो शिक्षा पे बोलते हैं, न रोजगार पे बोलते हैं, न स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलते हैं, न किसानों पर बोलते हैं, न मजदूरों पर बोलते हैं, न ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं न उस पर बोलते हैं, न वन रैंक वन पेंशन के लिए जो फौजी लड़ रहे हैं न उस पर बोलते हैं। गारंटी देते फिरते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, भाई जिसने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी वो कौन बेईमान था, कौन मक्कार था, कौन था भाई? मोदी। मोदी जी, आप शिक्षा पे क्यों नहीं बोलते? आप रोजगार पर क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि शिक्षा को खत्म करना है, रोजगार को खत्म करना है, लोगों को अनपढ़ रखना है और उनकी कमर तोड़ देनी है आर्थिक रूप से, इसलिए नहीं बोलते। आज किसान लड़ रहे हैं, किसानों को जो भी चाहिए, सरकार के लिए जरा सी देर का काम। जिस केंद्र सरकार का बजट साल में 50 लाख करोड़ का है, किसान जो मांग रहे हैं अगर एज इट इज उन्हें दे दिया जाए, जो मांग रहे हैं जो का तो उन्हें दे दिया जाए, तो मेरी सारी कैलकुलेशन, जिसमें वो किसानों की बात नहीं, वो मजदूरों की बात कर रहे हैं, मनरेगा की बात कर रहे हैं और साथ में वो इस देश के आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं। अगर सारा कुछ दे दिया जाए तो 15 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। इस देश में किसान कितने हैं साथियों? सरकारी आंकड़ा बताता है कि 14 करोड़ 64 लाख किसान परिवार हैं। सरकारी आंकड़ा है। इसमें 85% सीमांत और मझोले किसान हैं, यानी लगभग 12.5 करोड़। और खेतीहर मजदूर, उनकी संख्या 10 करोड़, यानी 10 करोड़ परिवार। कुल मिला के 25 करोड़ परिवार। एक परिवार में अगर कम से कम 4 भी लोग हों तो कितने लोगों की बात हो रही है? 100 करोड़ लोगों की बात हो रही है। अगर 100 करोड़ लोगों को उनका जीवन बेहतर बनाना है, 15 लाख करोड़ रुपए सालाना के खर्च करने पड़े, तो क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? सरकार के पास है नहीं क्या? अपने यारों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, तो किसानों को और मजदूरों को नहीं दिया जा सकता क्या? दिया जा सकता है। लेकिन जब आदमी बेईमान हो जाए, जिसकी नीयत खराब हो जाए, तब वो सारी चीजें करता नहीं है। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा साथियों। एक बात और आपको बताऊंगा, जिस वीवीपैट को लगाया गया था 2013 के जजमेंट के बाद, 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट था, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आदरणीय वामन मेश्राम जी की तरफ से भी जो पिटीशन थी उसको भी टैग किया गया था उसमें। उसके जजमेंट के बाद जो लगाया गया, और 2017 के बाद जो वीवीपैट आई, उसका एक आंकड़ा देखिए आप, बड़ी मजेदार बात। मतलब इतने सारे सबूत के बाद भी कोई कोर्ट काम नहीं कर रही कुछ भी। और वो आंकड़ा क्या है? 22 जनवरी 21 या 22 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ने ECIL हैदराबाद को और BEL बेंगलोर को और BEL पंचकुला को एक लेटर लिखा और उसमें कहा, ECIL से कहा कि तुमने जो मशीनें दी थी 4 लाख वीवीपैट खराब हैं, और BEL बेंगलोर को कहा कि तुमने जो मशीनें दी थी उसमें 1,85,000 मशीनें खराब हैं।
और बीएल पंचकुला को जो कहा कि तुमने जो मशीनें दी थी उसमें 65,000 वीवीपैट मशीनें खराब है, कुल 37%, यानी 17.5 लाख में से 6.5 लाख मशीनें खराब हैं। ये लेटर कब दिया? 2022 में। वीवीपैट कब आई? 2018 में। उसके बाद में लोकसभा का इलेक्शन 2019 में हो गया और कई राज्यों में चुनाव हो गए। तो जहां जहां ये खराब मशीनें लगी, क्या वहां इलेक्शन सही हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। ये सारी गड़बड़ी होने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अब सुनेंगे। अब जिस तरह से मशीनें लेके भाग रहा है इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं इन मशीनों को डिब्बे में बंद करके रखेगा। ये चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से ही होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इस लड़ाई को लड़ने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं को हुआ है या होगा। इस विषय में उन्हें सबसे मजबूती से आवाज उठानी चाहिए थी। माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। आपको जरूरत क्या है न्याय यात्रा लेने की, करने की? देश की जनता आपको वैसे ही वोट दे रही है, इन्हें बचा तो लो। आप इन्हें बचा नहीं पा रहे। इस न्याय यात्रा की जगह इस न्याय शब्द को कुछ देर के लिए हटा के ईवीएम यात्रा कर दो, आप देखिए कि क्या तूफान उठेगा पूरे देश में। लेकिन समझ नहीं आ रही है बात कि कौन उनको सलाह दे रहा है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उनके पिताजी के सबसे बड़े तकनीकी सलाहकार सैम पित्रोदा इस देश में संचार क्रांति को लाने वाले, कंप्यूटर को लाने वाले, शिकागो में रहते हैं। राहुल गांधी की ओवरसीज यानी विदेशों में जितनी भी मीटिंग होती है सबको वो मैनेज करते हैं, सबकी व्यवस्था वो करते हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और विपक्ष को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बावजूद उसके उनकी समझ में नहीं आ रही। बहुत अजीब सी स्थिति है कि उनकी समझ में नहीं आ रही। मैंने नॉर्थ एवेन्यू में एक मीटिंग हुई थी, माननीय दिग्विजय सिंह वहां पर आए थे, कांग्रेस के नेता। मैंने उनके सामने ही ये सारी बातें कही। क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी जी, क्यों नहीं बोलते सोनिया जी, खड़गे साहब क्यों चुप हैं? अगर देश में कोई तबाही होती है ईवीएम की वजह से, तो जितनी जिम्मेदार बीजेपी या मोदी सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी होगी और बाकी विपक्षी पार्टियां भी होंगी। आप इससे बच नहीं सकते हैं। जो काम आपको करना है उसे करना चाहिए, नहीं तो देश तबाह हो जाएगा। और अब देश के लोगों के पास केवल और केवल ये मई तक का ही समय है। अगर एक बार ईमानदारी से लड़ लिए तो देश का इतिहास कुछ और होगा, तस्वीर कुछ और होगी। और अभी भी अगर बैठे रहे, चुप रहे, बोले नहीं, डरते रहे, तो साथियों सब कुछ आपकी आंखों के सामने तबाह होगा। आपकी नस्लें और फसलें दोनों तबाह हो जाएंगी, आप बचा नहीं पाएंगे। और इसके लिए जिम्मेदार एक ही व्यक्ति होगा और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये बात आप सबको समझने की जरूरत है साथियों, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं। अगर चुनाव ईवीएम से हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके यहां कह के जा रहा हूं, अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो मोदी निश्चित रूप से जीत के आएगा। और अगर जीत के वो आया तो आगे इस देश में चुनाव होने वाला नहीं है। ये आप लिख लेना बात मेरी, क्योंकि जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा, सो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे तो लोकतंत्र में नहीं हो सकती, वो राजतंत्र में ही हो सकती है। और राजतंत्र थानों से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। तो वकील भी समझ रहे हैं कि उनके काले कोट भी खुंटी पे टंग रहे हैं कि जब अदालत ही नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन पूछेगा, कहां जाओगे। और जिस तरह से इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, उसके बाद जो विधायिकाएं हैं, जो ये आपकी विधानसभाएं हैं, ये भी बचने वाली नहीं है। क्योंकि जब केंद्र से राज होना है, राजतंत्र चलना है, तो विधानसभाओं की क्या जरूरत है। इस बात को सब लोगों को समझने की जरूरत है साथियों। रही दूसरी बात, आप में से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किससे डरते हो? उस आदमी से
जो एक सवाल अगर पूछ लिया जाए, एक सवाल अगर पूछ लिया जाए तो उसकी टांगें यूं कांपने लगती हैं। उस आदमी से डर रहे हो? नरेंद्र मोदी से? जो आदमी हर चीज को छुपाता है, जो व्यक्ति सच को सामने आने नहीं देता, जो व्यक्ति झूठे आंकड़े पेश करता है, गुमराह करता है, उस आदमी से डर रहे हो आप? 10 साल में हिम्मत नहीं हुई उसकी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, उस आदमी से डर रहे हो? मुझे और महमूद पराचा को हत्या करने की सीधी सीधी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, हमें जानकारी मिली है। कहीं भी मारा जा सकता है, पर जब तक मौत नहीं आई उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन कोई बचा भी नहीं सकता। बावजूद उसके हम उसकी आंखों में आंख डाल के उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं और चैलेंज करते हैं कि मोदी जी, अगर आपको देश के लोग इतना ही पसंद करते हैं, आपकी मन की बात का इतना ही असर है, आपकी गारंटी का इतना असर है, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होने दो, और उसके बाद अगर तुम 40 सीटें भी जीत के ले जाओ, हमेशा के लिए समाज और राजनीति छोड़ देंगे साथियों। हिम्मत नहीं है, सो डरना किसी से नहीं है साथियों, और डर के कभी जंग लड़ी नहीं जाती, जीती नहीं जाती। पूरी ताकत से लड़िए, पूरे विश्वास से लड़िए। जनता जब खड़ी हो जाती है ना, उसके कदमों की आहट से ही सरकारें खत्म हो जाती हैं। इस चीज को समझो आप, इतिहास इस बात का साक्षी है। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, यहां सम्मान देकर मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका और इस परिषद का, ईवीएम इंडिया अगेंस्ट ईवीएम और उससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये बात जो आज मैंने कही है आपसे, इस बात को घर घर तक पहुंचाओगे, और कम से कम महाराष्ट्र में ईवीएम किसी गांव में घुस नहीं जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।